तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन AC NCERT एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। ओके, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1। 7.1 देखिए क्या कह रहा है, 100 ओम। बेटा ये ओम है क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ है ना, तो ये ओम है। 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट पावर सप्लाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी देख रखी है आपको 50 हर्ट्ज AC है ऑब्वियसली। सो व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, RMS वैल्यू पूछी उन्हें करंट की। एंड इन द सेकंड पार्ट दे हैव आस्क्ड कि नेट पावर कंज्यूम ओवर अ फुल साइकिल। तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, आपको मालूम है। देखिए सिर्फ रजिस्टर देके रखा है सर्किट में, अगर सर्किट में सिर्फ रजिस्टर है तो फ्रीक्वेंसी का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि आपको अगर फेजर डायग्राम याद होगा कि भाई वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और करंट अक्रॉस रजिस्टर दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं। तो सीधे सीधे लगाइए कि V इज इक्वल्स टू IR, क्योंकि सेम फेज में कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं, तो उन्हें V दे दिया है 220 वोल्ट, ऑब्वियसली RMS है। VRMS इज गिवन टू बी 220 वोल्ट, क्योंकि जो रेटेड D होती है ऐसे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये भाई RMS होती है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। सो दिस मीन्स कि I इज कमिंग आउट टू बी 220 और डिवाइड बाय 100, दिस इज 100, तो इट इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर, राइट। सो व्हाट इज द RMS, दिस इज द RMS करंट, ठीक। इन द नेक्स्ट पार्ट दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम ओवर अ फुल साइकिल। तो यार फुल साइकिल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, ये पावर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। बी पार्ट में पावर जो भी कंज्यूम हो अपन कर रहे हैं एवरेज साइकिल में, मतलब फुल साइकिल में, तो पावर एवरेज इज इक्वल्स टू IRMS और VRMS इंटू कॉस फाई, पूरे की पूरे LC सर्किट के लिए। अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ रजिस्टर है तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो क्या बचा हमारे पास, IRMS VRMS। IRMS कितना निकल के आया 2.2 और VRMS इज गिवन टू बी 220 वोल्ट, यानी कितना आ गया, ये 0 से पॉइंट कट गया। सो दिस इज 484 वाट, 484 वाट, डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7.2 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इन्हें क्या दिया है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट। दिस मीन्स कि आपको सीधे सीधे उन्होंने पीक वोल्टेज लिख के दे दिया, दिख रहे हो। तो भाई सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं, देखेंगे अभी। सो सबसे पहले गिवन डेटा है आपके पास, V0 इज इक्वल्स टू 300 वोल्ट, और आगे क्या पूछा, व्हाट इज द RMS वोल्टेज। अरे यार RMS वोल्टेज पूछा है तो आपको तो ऑब्वियसली मालूम है भाई कि RMS वोल्टेज होती है VRMS इज इक्वल्स टू V0 जो भी आपको गिवन है डिवाइड बाय √2। दिस मीन्स कि दिस इज इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाय √2 वोल्ट, सही बात। तो आप चाहो तो ऊपर नीचे √2 का इंटू कर दो, तो यहाँ पे आ गया 300 √2 डिवाइड बाय 2, यानी कि 150 √2 वोल्ट। दिस इज माय आंसर। आप √2 का मतलब वैल्यू पुट कर सकते हो 1.414, और 1.414 का इंटू आप 150 से करोगे तो जो आंसर आएगा 212 वोल्ट, ठीक। अब देखिए बी पार्ट में उन्होंने क्या दिया है, बी पार्ट में बोला उन्होंने द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर। ओके, तो बी पार्ट में देखिए उन्होंने बोल दिया कि इस बार ना हमारी RMS करंट इज 10 एम्पियर। सो व्हाट इज द पीक करंट। तो या बी पार्ट में दे आर जस्ट आस्किंग कि इस बार हमने बोल दिया आपको RMS करंट दे दिया आपको IRMS इज इक्वल टू 10 एम्पियर, तो बताओ पीक क्या होगा। तो आपको ऑब्वियसली रिलेशन तो यही होता है दोनों के बीच, तो आई पीक मतलब I0 इज इक्वल्स टू √2 IRMS। तो कितना आ गया, ये आ गया 1.414 इंटू 10, यानी कि 14.14 एम्पियर, डन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7.3 क्या दिया है। A 44 millihenry inductor is connected to 220 volt 50 hertz AC सप्लाई, मतलब भाई आपको एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव AC सर्किट देके रखी है इन लोगों ने क्वेश्चन में, है ना। और ये आपका सोर्स, अरे सॉरी, ये आपका सोर्स और ये AC सोर्स है, और कितना वोल्टेज है इसका RMS 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, सही बात। इसकी इंडक्टेंस L हो गई। अब उन्होंने क्या क्या देके रखा है, देखिए नोट डाउन कर लीजिए कि भाई L इज गिवन टू बी 44 मिली हेनरी, देन VRMS इज गिवन टू बी 220 वोल्ट, और उन्होंने फ्रीक्वेंसी दे दी है, मतलब म्यू दे दिया आपको, म्यू इज गिवन टू बी 50 हर्ट्ज। अगर आपको म्यू दे दिया 50 हर्ट्ज, इसका मतलब ओमेगा एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 पाई न्यू, यानी कि 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक, इतना हो गया।
अब उन्होंने आगे क्या बोला, पढ़ते हैं, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, मतलब सिंपल बस आई की वैल्यू पूछने की इस सर्किट में, आई बताओ कितना होगा। तो यार प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो इंडक्टिव, अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो आपको मालूम है कि आई जो भी होगा वो होगा वी आर एम एस और डिवाइड बाय इंडक्टिव कैपेसिटी, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल। सही बात। और एक्सएल कैसे दिया जाता है आपको याद होगा कि भाई एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, बस खत्म। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, तो आपने यहां पे लिख दिया कि पहले एक्सएल निकाल ही लेते हैं अलग से कि भाई एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल दी है 100 पाई इंटू एल, एंड एल इज 44 मिली हेनरी, यानी कि 44 इंटू 10 की पावर -3। तो ये आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 4.4 पाई, 4.4 पाई, और एक्सएल मतलब इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है भाई, तो दिस इज ओम। ठीक, इसका हमारा फाइनल गोल याद रखो, हमारा फाइनल गोल क्या था कि हमको निकालना था आई, हमको अगर आई निकालना था तो देखिए आई इज इक्वल टू क्या आ गया, बस वैल्यू पुट करनी है, वी आर एम एस 220 डिवाइड बाय 4.4 पाई। सही बात। तो इसको काटा कुटी कर दो भाई, ये आ गया आपका 22 से कट रहा है पूरा पूरा, है ना, तो यहाँ पे आ गया 22 यानी कि 10, और यहाँ पे कितना आ गया 0.2 पाई, 0.2 पाई। तो थोड़ा सा और काट सकते हो आप, इसको ऊपर पहुँचा दो, तो ये आ गया 50 डिवाइड बाय पाई। अब 50 डिवाइड बाय पाई एक बार मैं कर लेता हूँ अपने फ़ोन की कैलकुलेटर से, है ना, ये आ गया 15.923, मतलब 9 मान लेते हैं, 15.9 एम्पियर, 15.9 एम्पियर, डन। चलिए भाई देखें 7.4, a 60 microfarad capacitor is connected to a 110 volt AC 60 हर्ट्ज AC सप्लाई। मतलब इस बार इनने क्या बोल दिया, इस बार है हमारी, है ना, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, एक कैपेसिटर, और इसको हमने कनेक्ट किया एक AC सोर्स के अराउंड। ठीक, और इसके बारे में उन्होंने क्या दिया कि AC सोर्स हमारा 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज का है, 60 हर्ट्ज का, और इसका कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू आपको दे के रखा है 60 माइक्रो फेराड। ठीक भाई, अब देखिए उन्होंने क्या बोला, अब इसका उन्होंने बोला है कि डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में पहले कुछ चीज़ है, पहले कुछ गिवन डेटा लिख लेते हैं। आपको C दे के रखा है 60 माइक्रो फेराड, आपको VRMS दे के रखा है, उसके बाद बस सॉल्व है और कुछ नहीं है, VRMS इक्वल टू 110, है ना, और फ्रीक्वेंसी दे के रखी है 60 हर्ट्ज। ठीक, फ्रीक्वेंसी अगर 60 हर्ट्ज है, इसका मतलब हमारा ओमेगा कितना हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 2 पाई न्यू, यानी कितना हो गया भाई ये 120 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अब क्योंकि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और हमको आई निकालना है, आई निकालना है, तो आपको मालूम है भाई इंडक्टर की जो C है उसको अगर आप मतलब इंडक्टर के अक्रॉस एक चीज डिफाइन कर सकते हो, काई C, इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको अगर आप वोल्टेज से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, मतलब जिसको वोल्टेज में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, आरएमएस करंट आ जाएगा सीधा सीधा। तो हमको और ये भी मालूम है कि जो काई C है वो क्या होता है, वो होता है 1/ωc, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/ωc। तो इस वैल्यू पुट कर दीजिए कि 1/ω की वैल्यू दी है 120 पाई और C की वैल्यू दी है 60 माइक्रो फेराड, यानी कि 60 इंटू 10 की पावर -6, और आंसर आ गया आपका ओम में। सही बात। तो बस अब क्या मैं इतने पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन पर्पस काई C निकालना नहीं है, हमारा मेन पर्पस क्या है, करंट निकालना है ना, क्योंकि आपको मालूम है इस काई C को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, वोल्टेज में, तो भाई आगे जाके मल्टीप्लाई होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, बस थोड़ा सा छोटा करोगे तो क्या आ जाएगा कि 1 और 2 0 कट गए, तो ये आ जाएगा 1/72 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 ओम। बस अब इसके बाद का हम सॉल्व करेंगे सीधे करंट के लिए। ठीक है, तो अब इसको अगर आप करंट के लिए सॉल्व करोगे, इसको अगर मैं करंट के लिए सॉल्व करूंगा तो आप लिखोगे I इज इक्वल्स टू VRMS डिवाइड बाय जो आपका काई C आया है। सही बात, जो आपका काई C आया है, तो VRMS कितना दिया आपको 110, तो 110 डिवाइड बाय 1/, ये पूरी वैल्यू, तो दिस इज गिवन टू बी 72 पाई इंटू 10 टू द पावर -4। तो इसको ऊपर लिख दो, ऊपर आपको लिखोगे तो क्या लिखोगे 110
इंटू 72 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आ गया इसको मैं एक बार फ़ोन से जल्दी सॉल्व करके आपको फाइनल वैल्यू बता रहा हूँ कितना आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका बस इसका आगे कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। 11 इंटू 72 और इंटू 3.14, सो ये आ रहा है आपका 2486.88 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि मैंने एक जीरो इसके साथ कर दिया था, तो अभी 1 2 3 जीरो आगे ले आओ, तो आपका आंसर फाइनली आ गया 2.49 एम्पियर, यानी कि लगभग 2.5 एम्पियर। सही बात, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया भाई, 2.5 एम्पियर इज माई करंट थ्रू दिस सर्किट। ठीक है, अभी भाई अगला देखते हैं 7.5 क्या दिया कि इन द एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो एक बार 7.3 पे आओ, देखो उन्होंने पावर पूछा भाई, तो सबसे पहले ओवर अ साइकिल पावर का फॉर्मूला आपको मालूम है कि पी एवरेज ओवर अ साइकिल इज गिवन एज IRMS VRMS और इनटू cos फाई पावर फैक्टर, और cos फाई आपको याद हो cos फाई क्या हुआ करता था, cos फाई हुआ करता था R डिवाइड बाय Z, R डिवाइड बाय Z हुआ करता था ना, और Z आपको मालूम है टोटल इंपीडेंस, Z वाज अंडर रूट मतलब काई एल काई मतलब XL जो भी आपका सिंबल था वो आप यूज करते थे। तो भाई मैं दोनों यूज कर लेता हूँ कभी, काई एल माइनस काई सी का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर, ये आपका Z हुआ करता था। अब देखो 7.3 में आओ, 7.3 में हमारी सर्किट कैसी थी, हमारी सर्किट थी प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव थी, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, यानी कि फाई फेस फैक्टर सॉरी पावर फैक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया, कि cos फाई में सामने R है, cos फाई इक्वल टू R अपॉन Z, R की वैल्यू जीरो हो गई तो cos फाई क्या हो गया, जीरो हो गया। सिमिलरली 7.4 में यहाँ पे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, तो इसमें भी फेस फैक्टर क्या हो गया भाई, पावर फैक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि दोनों में ही, दोनों सर्किट्स में ही R की वैल्यू जीरो है। अगर R की वैल्यू जीरो है तो देखो ना cos फाई की वैल्यू क्या है, जीरो, इसका मतलब पावर एवरेज दोनों सर्किट्स में क्या है, जीरो, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि प्योरली मतलब अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, तो इंडक्टर तो सिर्फ पावर स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है ना, किस फॉर्म में, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, और अगली साइकिल में लौटा देता है। सिमिलरली आपका जो कैपेसिटर है वो भाई एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और अगली साइकिल में लौटा देता है, कोई भी एनर्जी लॉस करते नहीं अगर आइडियल है तो, है ना, तो जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक कोई पावर लॉस नहीं होगी। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7.6 में देखिए क्या दिया है, अ चार्ज्ड 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर। इसका मतलब भाई हमारी सिर्फ एक कैपेसिटर और इंडक्टर की सर्किट है ना, इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट। तो भाई और ने क्या बोला कि आपका जो कैपेसिटर था वो है चार्ज, दिस इज चार्ज, सपोज ए प्लस ये माइनस, तो अब होगा क्या, ये चार्ज इसमें ट्रांसफर करेगा, फिर ये चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज होगा, फिर उसके बाद ये इसमें चार्ज ट्रांसफर करेगा, साइकिल चलती रहेगी, मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑसिलेशन चलता रहेगा भाई चार्ज का, है ना, फ्लो। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि हमारा जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस दे के रखी है 30 माइक्रोफैराड, और आपका जो इंडक्टर है उसकी इंडक्टेंस दे के रखी है 27 मिली हेनरी। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड कि व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेशंस, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन, यानी कि हमको निकालना है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना फ्री ऑसिलेशंस की, क्योंकि करंट में चार्ज का करंट का ऑसिलेशन हो रहा है, तो भाई आपको मालूम है ऐसी सर्किट में जो ओमेगा होता था वो क्या होता था, अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर LC, खत्म, ये आंसर है। तो बस 1 अपॉन रूट के अंदर L की वैल्यू इज गिवन टू बी 27 इंटू 10⁻³ और C की वैल्यू इज गिवन टू बी 30 इंटू 10⁻⁶, और काफी अच्छे नंबर्स दिए हैं भाई, है ना, ये देखो 27 इंटू 3 कितना हो गया, 81 हो गया, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट के अंदर 81 इंटू 10⁻6, 3 9, और 9 में से एक गया क्योंकि देखो ये जीरो है तो प्लस हो जाएगा ना, तो कितना हो गया 10⁻⁸, 10⁻8, तो ये आ गया 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻4, रूट ले लिया बस। तो भाई एक काम करते हैं, ऊपर लिख देते 10 इंटू 10⁻³
डिवाइड बाय 9, तो भाई 9 से डिवाइड कर दो इसको, तो आ जाएगा आपका अप्रॉक्सली इक्वल टू 1.11 मतलब इस बार इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। खत्म, दिस इज अवर आंसर। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7.7। क्या दिया है? अ सीरीज एलसीआर सर्किट विथ रेजिस्टेंस 20 ओम, L 1.5 एंड C 35 माइक्रोफेराड, यानी कि हमको R दे दिया 20 ओम, हमको L दे दिया 1.5 हेनरी एंड हमको C दे दिया 35 माइक्रोफेराड। और क्या बोला कि इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब एक एसी सोर्स है जिसका आरएमएस वोल्टेज दिया है VRMS इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट। ये कहाँ गया? 2 कहाँ गया? 200 वोल्ट, और साथ में फ्रीक्वेंसी कितनी दी है भाई? अरे कितनी दी है? नहीं दी, बस एसी वोल्टेज दिया है। अब उन्होंने आगे क्या बोल दिया कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। तो यार उन्होंने बोला कि जो आपकी सर्किट है ना, एलसीआर सर्किट जो आपको गिवन है, ये एलसीआर सर्किट किस फ्रीक्वेंसी पे अभी काम कर रही है? ये काम कर रही है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि रेजोनेंस पे काम कर रही है अभी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आपको अगर याद हो चीजें कि भाई जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किसके बराबर हो जाती है? वो हो जाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर। मतलब ये मैंने अगर का एल बोला, मतलब एक्सएल बोला, इसको एक्ससी बोला, और ये बोला मैंने एक्ससी, और इसको मैंने बोला आर, तो अभी एक्स एल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और आपको मालूम भी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है कितनी है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है अंडर के अंदर 1/LC, है ना, अंडर के अंदर 1/LC। तो भाई इस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो गया। इसका मतलब जो आपका इम्पीडेंस है Z, वो क्या हो जाता था? आपको Z याद होगा, Z क्या होता था? रूट के अंदर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट, और XL इक्वल टू XC हो गया, यानी कि आपका Z आ गया R के बराबर। और अगर Z R के बराबर आ गया, इसका मतलब आपको अगर थोड़ा थोड़ा याद आता जा रहा है अब, तो भाई पावर फैक्टर होता था cos फाइव होता था ना पावर फैक्टर। तो cos फाइव की वैल्यू क्या हो जाती थी? मतलब होती क्या थी? R/Z होती थी, और एट रेजोनेंस cos फाइव कितना हो जाता? 1 हो जाता था। मतलब मैक्सिमम पावर अभी लॉस होने वाली है, या तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, या फिर आपकी एलसीआर सर्किट हो, और जो आपने यहाँ पे सोर्स लगा के रखी है वो भी किस पे काम कर रही है? इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है, बस, है ना। तो भाई अब क्या बस हो गया सॉल्व, इतना ही था। अब आपको उन्होंने बोला है कि बताइए पावर कितनी लॉस होगी, तो अभी 1 आ गया भाई पावर फैक्टर। तो पावर का फॉर्मूला हमको मालूम है कि P होता था IRMS VRMS और इनटू cos फाइव, ठीक है ना। और अभी Z इक्वल टू R है, Z इक्वल टू R है, तो आपको ये भी मालूम है कि IRMS को आप लिख सकते हो VRMS डिवाइड बाय Z। तो यहाँ पे क्या आ गया? VRMS का स्क्वायर डिवाइड बाय Z, और VRMS उन्हें देके रखा है 200, और Z आपका आ गया R के बराबर, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए सिर्फ 200 इंटू 200 और डिवाइड बाय 20। सही बात, डिवाइड बाय 20। तो 0 से 0 कटा, 2 से कट गया 10, यानी कि आंसर आ गया 2000 वाट। 2000 वाट इज माय आंसर। ओके भाई देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ओके कि फिगर 7.17 shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source। ओके भाई, तो मतलब आपको जो E है इसकी वैल्यू ने दे दी, और RMS वैल्यू देख रखी है कि ERMS इज इक्वल्स टू 230 वोल्ट, ठीक है। और वेरिएबल मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी उन्होंने L दे दिया, C दे दिया। ये एक्चुअली हमें मिस टाइप था, ये माइक्रो में है, ओके, एनसीईआरटी में। और उसके बाद R दे दिया, R इज 40 ओम। और डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन द रेजोनेंस। तो भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आपको ऑलरेडी फॉर्मूला मालूम है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है अंडर रूट के अंदर 1/LC। सही बात। तो इसको आपने बोला कि भाई देख हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब आपको मालूम है इसको लिखना पड़ेगा 2 पाई और म्यू रेजोनेंस इज इक्वल्स टू 1 के अंदर रूट LC। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना पहले ओमेगा निकाल लेता हूँ, उसके बाद 2 को बाई का डिवाइड और लगाना पड़ेगा, बस कहानी खत्म हो जाएगी। तो भाई यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको कि 1/रूट के अंदर L इज गिवन टू बी 5 और C इज गिवन टू बी 80 माइक्रो फेराड, यानी कि 80 × 10⁻⁻⁶।
तो आपको मालूम है 8 5 40 और 40 इंटू एक जीरो हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 400 और 400 का रूट होता है 20 और 10 टू द पावर -6 यानी कि ये आ गया आपका 1/20 इंटू 10 टू द पावर -3 जिसको आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हैं, देखो एक जीरो इससे हट गया तो ऊपर गया 100 बाई टू इज 50 रेडियन पर सेकेंड, 50 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 डिवाइड बाय 2 पाई, यानी कि मैं सीधे फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ पे मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके इसको दोबारा लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई रूट के अंदर LC, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 2 पाई, यानी कि 25 डिवाइड बाय पाई, और ये भाई किस में आ गई, पर हर्ट्स में आ गई। ठीक है, आप चाहो तो 3.14 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा भाई थोड़ा सा, तो आपको पॉइंट में बता देता हूँ कितना आएगा। तो भाई 25 डिवाइड बाय 3.14 इज इक्वल टू लगभग 7.96 है। 7.96 का मतलब लगभग 8 रेडियन, सॉरी 8 हर्ट्स या फिर 8 पर सेकेंड। ठीक, ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला कि ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आपको मालूम है भाई एट द मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारा एल सी सर्किट है तो यहाँ पे आर भी है, यहाँ पे XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है, और यहाँ पर हमारा C मतलब XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है। तो आपको मालूम है आर तो ने दे दिया साफ साफ, आर दे दिया आपको 40 ओम। ठीक, और आपका XL क्या हुआ करता था, XL हुआ करता था ओमेगा L के बराबर। तो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में ओमेगा निकाल ही लिया था, ओमेगा निकाला था 50, यानी कि हमारा भाई XL आ गया 50 इंटू L एंड L इज 5, यानी कितना आ गया 250 ओम। तो हमारा XL 250 ओम, और फाइनली XC, तो XC मैं निकाल लेता हूं इस कलर से, XC इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो आपने बोला 1 अपॉन ओमेगा C होता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/50 इंटू C की वैल्यू कितनी दी है आपको, C की वैल्यू देके रखी है 80 माइक्रोफेरेड, यानी कि 80 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक भाई, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो अगेन भाई 8 5 40 हो गया, तो नीचे कितना आ गया, पहले ऊपर भेज देता है 10 की पावर 6, और नीचे आ गया 8 5 40 यानी कि 4000, तो ये आ गया 1000 मतलब 1000 डिवाइड बाय 4 दैट इज अगेन 250 ओम। तो और 250 ओम आना भी चाहिए था, क्योंकि एट रेजोनेंस हमारा एक्स का एल मतलब एक्सएल और एक्स सी का हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इम्पीडेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, दोनों बराबर आ जाते हैं और आ भी रहे हैं। ठीक, और हमको फाइनली हमसे पूछा गया था कि आपको निकालना है Z यानी कि इम्पीडेंस। तो Z क्या होता है, Z होता है भाई रूट के अंदर XL माइनस XC का स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। ठीक, अब XL माइनस XC यानी कि 250 माइनस 250 0 हो गया, और रूट किसका बचा, सिर्फ R स्क्वायर का बचा, तो ये क्या आ गया R आ गया। तो Z इक्वल टू R, क्योंकि इसी मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में जब आपकी सर्किट होती है रेजोनेंस में, तो भाई करंट मैक्सिमम होता है, क्योंकि यहाँ पे इम्पीडेंस ओवरऑल सर्किट का काम हो गया है ना, और मैक्सिमम पावर भी डिसिपेट होती है, सप्लाई होती है, एवरेज पावर मतलब मैक्सिमम हो जाती है। और बस और क्या, उन्हें ये पूछा था। अब हमसे पूछा गया कि करंट भी बताओ, करंट कितना होगा, तो आपको मालूम है करंट क्या हो जाएगा, तो आई आप बोल दोगे कि भाई आई हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू जो आपको आरएमएस दिया गया था, आई आरएमएस वी आरएमएस डिवाइड बाय जेड, और जेड आ गया आर के बराबर। तो आपको वी कितना देके रखा था उन्होंने, 230 देके रखा था, और उन्होंने यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड पूछा है बेटा। अगर एम्पलीट्यूड पूछा है इसका मतलब हमको पीक वैल्यू निकालनी है, एम्पलीट्यूड का मतलब पीक वैल्यू होती है। तो आपको यहाँ पे ये भी आरएमएस आ रहा है अपना आई आरएमएस, इसमें √2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो वी आरएमएस इज गिवन टू बी 230 डिवाइड बाय आर, और आर था अपना 40, 230 डिवाइड बाय 40। ठीक, तो ये आ गया 23 डिवाइड बाय 4 एम्पियर। पर हमको निकालना है आई नॉट, आई मतलब एम्पलीट्यूड निकालना है उसका, यानी कि आई नॉट कितना होता है आपको याद होगा, √2 आई आरएमएस। तो इसमें √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 23 मतलब इंटू 23/4। इसको मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कितना आ रहा है ये। तो 1.414
into 23 और डिवाइड बाय 4 इज कमिंग आउट टू बी 8.13 एम्पियर, 8.13 एम्पियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ओके, लास्ट पार्ट है इसका कि डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। हर एक के अक्रॉस हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप्स। तो भाई आपका माल में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर क्या हो जाएगा, जो आपका करंट है आई आर एम एस इंटू आर, जो कि कितना आ रहा है, देखो आई आर एम एस हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना निकाला था, 23/4, 23/4, 23/4 और इंटू आर इज गिवन टू बी 40। So this is coming out to be 230 वोल्ट। और ऐसा होना भी चाहिए ना, देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेंसिंग कंडीशन में रेजोनेंस सर्किट की होती है तो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पे होता है, इसके अक्रॉस होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। क्योंकि हो क्या रहा होता है भाई, जितना पोटेंशियल ड्रॉप प्लस में होगा उसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस, उतना माइनस में होगा इंडक्टर के अक्रॉस, क्योंकि फेज डिफरेंस इनके बीच में होता है ना भाई। अब निकाल के आप चाहो तो देख सकते हो, आंसर भी सेम ही आएगा। देखो वी एल कितना होगा भाई, आई आर एम एस और इंटू एक्सएल, एक्सएल और एक्स बराबर था तो ऑब्वियसली सेम ही आएगा, तो 23/4 इंटू 250, ठीक। और वी सी आपका आएगा आई आर एम एस इंटू मतलब एक्स ए, तो ये भी सेम है 23/4 और इंटू 250, सेम है। पर है क्या यहाँ पे, प्लस माइनस का फर्क है, क्योंकि आपको फेजर याद होगा, फेजर याद करो कि भाई वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड करता है रेजिस्टेंस से 90 डिग्री से और कैपेसिटर के अक्रॉस लैग करता है 90 डिग्री से, है ना। तो आप इफेक्टिवली जो वी नॉट होता है मतलब वी आर एम एस होता है वो कैसे देते हो, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू इनका ऐड करो तो आप बोलोगे वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर और प्लस वी आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे भाई ये बराबर आ गए, यानी कि वी आर एम एस इज इक्वल्स टू वी आर। प्रूफ भी हो गया और हमको ये दिखाना भी था और हमारे आंसर भी आ गए, ठीक। इसको मैं पूरा सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। 23 का इंटू करके इसमें पूरे में कितना कितना आ रहा है, 23 इंटू ये आ गया, इन दोनों की वैल्यू आ रही है 1437.5, सही किया ना मैंने, आई इंटू आर। हाँ, और वैल्यू ऐसे हो भी सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। 23 इंटू 250, अरे सॉरी 23 इंटू 250 डिवाइड बाय 4, तो 1437.5, पर एक के अक्रॉस पॉजिटिव है, एक के अक्रॉस नेगेटिव है बस। ओके।